पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब कोई द डिस्टेंस इज क्वाइट लार्जर एज कंपेयर्ड टू देयर साइज। सपोज हमारा सन है और एक हमारा अर्थ है, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उनके साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उन्हें अपन क्या मान लेते हैं, पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर देयर आर 2 पॉइंट मासेस और उनका मास हम उनके सेंटर में मान लेते हैं m1 और एक का मास उसके दूसरे सेंटर में मान लेते हैं m2 और लेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज r। ये एक्चुअली कुछ नॉर्मल बातें हैं, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है और ये बहुत इजी चैप्टर है। इजी इन द सेंस कि इसके अंदर कई सारी ऐसी बातें आपको मिलेगी कि जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, जैसे ग्रेविटी एक्सीलरेशन जी और यूनिवर्सल लॉ ऑफ वेट, है ना। अभी जो 7 चैप्टर था वो तो एकदम नया चैप्टर था, रोटेशनल काइनेमेटिक्स। इसमें लेकिन थोड़ा सा आपको रिलैक्स है, relax in the sense that you have discussed already some topics in your lower classes, so you will be comfortable in this chapter, I hope. Some 13 students are there in the class so far. So there are two objects are having m1 and m2 mass separated by the distance r, then they attract a gravitational attraction force on each other का मतलब पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे पे भी लगाएगा, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पहले पे भी लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही लगाएगा, मतलब ये इनके बीच में एक तरह का इंटरनल फोर्स होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है ये, मतलब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। और न्यूटन ने ये बोला कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जो है उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिमेंबर ऑलरेडी ऑलवेज द ग्रेविटेशनल फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between their centers। उनके बीच की जो सेंटर्स की डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर में। तो आई थिंक ये बात आप लोगों ने पढ़ी भी है पहले भी, ये कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ नई बातें भी इसमें है, ऐसी बात नहीं। आने वाले टॉपिक्स में हम इसमें स्टडी करेंगे डेफिनेटली। तो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यू शुड राइट डाउन इन योर नोटबुक, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स that is F, it is directly proportional to the product of the masses m1 and m2 and it is inversely proportional to the square of the distance between them. Then combining equations, both equations, equation number 1 and equation number 2, combining equation number 1 and equation number 2, we can write F proportional to m1 and m2 upon r square, then F equals to gm1 and m2 upon r square, और यहाँ पे कांस्टेंट है g, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं बच्चों। इट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या आप लोगों को आइडिया होगी दूसरे बच्चों को, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट देखिए, जी को अपन लिख सकते हैं यहां से fr स्क्वायर अपॉन m1 m2, करेक्ट। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के रिलेशन g f r स्क्वायर अपॉन m1 m2, f इज न्यूटन यूनिट,
डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन केजी, किलोग्राम स्क्वायर. So this is the unit, SI unit of universal gravitational constant, Newton meter square per kilogram square, and value. This value is always same. मतलब ये हमेशा सेम रहती है यूनिवर्स में, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे एयर हो. यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो मीडियम है उस पर ये जी का वैल्यू डिपेंड नहीं करता. इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ? इसका ये सिग्निफिकेंस हुआ कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, दैट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट विद देयर नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन देम. उनके बीच में जो नेचर ऑफ इन्वर्टिंग मीडियम होता है, उस नेचर ऑफ इन्वर्टिंग मीडियम से ये आपका फोर्स जो होता है वो अनअफेक्टेड रहता है. आई थिंक इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. The magnitude of G is constant for all mediums in universe. That's why the name is universal. Universal मतलब always remains same. Change इसमें नहीं होता कभी भी. That's why it is called a universal gravitational constant. So that universal gravitational constant we are talking about, and this depends on the nature of the medium between does not depend, sorry, it does not depend on the nature of the inverting medium between the objects. I think it is clear, my dear students, to everybody. तो दिस इज अबाउट द ब्रीफ आइडिया अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. आई थिंक इट इज क्लियर. इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ. वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं इसका अपन. वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मतलब अपन ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला स्टडी किया है, G m/m2/r², उसको अपन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का सिग्निफिकेंस ये है कि अपन इसमें ये शो करेंगे कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस देन दे बोथ एक्सर्ट द फोर्स ऑन ईच अदर. वो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे. तो यहाँ पे अपन कई तरीके से इसको करते हैं. अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं x y, और सपोज मान लीजिए इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं. एक का मास m1 है उसके सेंटर पे, और इसकी पोजीशन वेक्टर पर ले ली r1 वेक्टर, और एक ऑब्जेक्ट हम क्या ले लेते हैं m2, दैट इज, और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा. ये वाला इधर अट्रैक्ट होगा तो ये वाला फोर्स हो जाएगा F21, और ये वाला इधर अट्रैक्ट होगा तो ये वाला हो जाएगा F12. ठीक है. और इनके बीच की जो डिस्टेंसेज है वो अपन M1 से M2 की तरफ मान लेते हैं यूनिट वेक्टर R12 के, और इधर अपन यूनिट वेक्टर मान लेते हैं R21 के. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. दोबारा समझ लो. हमने वेक्टर नोटेशन दिखाना है ग्रेविटेशनल फोर्स का. तो अपन ने दो मासेस दिए m1 m2. m1 का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन. विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दिस इज r1 वेक्टर, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 इज r2 वेक्टर. तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बोथ मासेस. दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चों. तो बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो m1 जो है वो m2 की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको अपन ने बोला F12. तो F12 को अपन कैसे रीड करेंगे, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2. m2 के कारण m1 पे लगने वाला फोर्स, तभी तो F1 की तरफ का m इधर अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रहेगा. मैंने बोला दोनों ही एक दूसरे पे लगाएंगे तो F21 मतलब फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1. और यूनिट वेक्टर के अपन यहाँ पे लिए हैं, वेक्टर रोटेशन में यूनिट वेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. तो
m1 से लेकर m2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड है दैट इज r12 कैप, और जो यूनिट वेक्टर आपका m2 से m1 की तरफ डायरेक्टेड है दैट यूनिट वेक्टर व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम m2 टू m1 दैट इज r21 कैप। तो यूनिट वेक्टर फ्रॉम m1 to m2 is r12 कैप एंड यूनिट वेक्टर फ्रॉम m2 to m1 is r21 कैप। हालांकि डिस्टेंस दोनों क्या रहेगी, यहाँ पे सेम ही रहेगी, यानी अपन लिख सकते हैं r12 का मैग्नीट्यूड और r21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर। तो देखिए हम वैल्यू लिखते हैं f12, f12 मतलब क्या बोला, f फोर्स ऑन m1 into mp हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर मैग्नीट्यूड r। अब ये किधर लग रहा है बच्चों, इधर जा रहा है, तो इधर यूनिट वेक्टर कौन सा जा रहा है, r12 कैप। तो यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर क्या जाएगा, r12। तो क्या इस डायरेक्शन देखो, f12 इधर अट्रैक्ट होगा उधर यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर का काम होता है इसकी डायरेक्शन दिखाना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो इस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। हमने क्या देखा कि ये जो m1 है ये m2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है लाइक दिस, f1 इधर लग रहा है, तो हमें इधर की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर जा रहा है, r12 कैप, मैंने r12 कैप लिख दिया। सिमिलरली वी कैन राइट f21 कैप वेक्टर, सॉरी, तो ये हो जाएगा gm1 m2 अपॉन r, मैग्नीट्यूड तो सेम है, और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर यूनिट वेक्टर r21, क्योंकि f21 इधर अट्रैक्ट हो रहा है, f21 सॉरी m2 इधर जा रहा है, f21 फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, तो m2 इधर जाने की टेंडेंसी है, इधर यूनिट वेक्टर कौन सा आ रहा है, r21। ठीक है, आई थिंक क्लियर। अब अपन ने क्या देखा कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन अपन लिख सकते हैं r12 कैप इक्वल्स टू माइनस ऑफ r21। तो ये जो पहली इक्वेशन है हमारे पास, इसमें हम क्या कर सकते हैं, r12 की जगह माइनस r12 21 सॉरी रख सकते हैं। देखिए कैसे, gm1 m2 अपॉन मैग्नीट्यूड r स्क्वायर, और यहां पर हम कर सकते हैं माइनस r21 कैप। जो r12 कैप था, देखिए f12 की इक्वेशन है इसकी निकाल दी इक्वेशन 1 से, ये इस इक्वेशन 1 को अपन ने यहां लिया है वापस से, और r12 की जगह मैंने r2 कर दिया है माइनस r21 कैप, और ये माइनस आपका आगे एक साथ ले लेंगे, माइनस g m1 m2 अपॉन r मैग्नीट्यूड स्क्वायर और r21 कैप। और आप देख सकते हैं ये क्या बना है, f21 वेक्टर, तो we can write f12 equals to minus f21। so this is the proof that, इसका मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल और अपोजिट हो गए, यानी यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में आपका क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ का ओबे होता है, यानी कि यहाँ पे ये f12 और f21 क्या हो गए, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए हैं। These are the action reaction pairs। एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़ा था ना न्यूटन ने, न्यूटन थर्ड लॉ स्टडी किया था, तो ये these are the action reaction pairs। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर आपके यहाँ पे बन गए हैं। I think it is clear to everybody what I am telling। f12 equals to minus f21 Now if any doubt is there student, you can ask me in this topic. Any doubt you are feeling, you are observing, you can ask me. Regarding any term also you can ask me, any terminology you can ask me। f12 f21 r12 r21 पूरा सबका मीनिंग यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपको क्या क्या है, और अल्टीमेटली हमने ये वेरीफाई किया है कि न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे ओबे होता है। So this is called as the vector rotation of universal law of gravitation। This is called as the vector rotation of gravitational force। I think it is clear। Any doubt you can ask, I am waiting for your responses। Otherwise I should go ahead now। Otherwise मैं अगला टॉपिक चालू करूँगा फिर। If you have any doubt in the universal law of gravitation, you can ask me। Otherwise I should start the next topic।
ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब यूनिवर्सल लॉ जो वेक्टर नोटेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह से आएगा कि हाउ कैन यू शो दैट द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है यूनिवर्सल लॉ ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे ओबे होता हुआ नजर आ रहा है, ये हमने प्रूफ कर दिया है इन वेक्टर नोटेशन। और हमने इसके फोर्सेस को यूनिट वेक्टर के साथ दिखा दिया है, ये भी वेक्टर नोटेशन। तो ये है वेक्टर, वेक्टर फॉर्म मतलब अपने डायरेक्शन वगैरह इसमें दिखा देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द वेक्टर। तो nobody is asking anything so far, so I think I say no problem is there in this. Okay. Now the next topic is gravity. ग्रेविटी वर्ड आपने ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी जो प्लेनेट होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ एक बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट है अपने आप के अंदर। अर्थ की रेडियस को मान लेते हैं r की। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अर्थ के अलावा और कुछ हो सकता है। तो ये अर्थ अपने चारों तरफ क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कोई भी जो मैसिव मास ऑब्जेक्ट होता है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो दिस अर्थ विल आल्सो प्रोड्यूस द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ओके, अब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई अनदर मास ऑब्जेक्ट है, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है। अर्थ के कंपैरिजन में तो सभी ऑब्जेक्ट स्मॉल ही माने जाएंगे ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जैसे ही स्मॉल है मास का ऑब्जेक्ट आएगा, अर्थ का मास हम सेंटी मान लेते हैं यहां पे। तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेविटी ऑफ दैट अर्थ। इसको अपन क्या बोल देंगे, अर्थ का ग्रेविटी फोर्स बोल देंगे। आई बात समझ में कि व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट कम्स इन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी प्लेनेट, then the gravitational force exerted by that planet on that object is called as gravity, and this gravity is well known weight of the object। और यही जो ग्रेविटी है इसको अपन क्या बोलते हैं, वो जो हम आज तक बताते हैं ना, W याद है, W equals to mg बोलते हैं ना, बस वो ग्रेविटी ही होता है। दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो। मतलब ये जो ग्रेविटी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और let us say any planet may be there। सपोज कोई ऑब्जेक्ट मून की सरफेस पर है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो ग्रेविटी ऑफ मून बात करेंगे। जस्ट लाइक सैटर्न है, मार्स है, तो मार्स की बात करेंगे। तो जो भी अपन प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने यहाँ पे अर्थ लिया है क्योंकि वी आर लिविंग ऑन द अर्थ, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे अर्थ मोस्ट सूटेबल है। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एंड दिस ग्रेविटी इज कॉल्ड एज द weight of the object। I think it is clear or not? समझ में आई कि नहीं बात? So this is the gravity force we can say। So what we can write here students, gravitational force, एक definition लिख देता हूँ आपको। Gravitational force exerted by any planet like Earth, planet like Earth or any other also, on its constituent object or we can also write like this, on the objects in its gravitational field, in its gravitational field is called as gravity। इसको क्या बोलेंगे, gravity। Gravitational force exerted by planet like Earth on the object in its gravitational field is called as gravity। I think it is called clear सबको। It is also called as
इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी ग्रेविटी को क्या बोला जाता है बच्चों? इसी ग्रेविटी को क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट का वेट बोला जाता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस W equals to we can write m. Here small m is the mass of object, not earth, और g एक कांस्टेंट है, that is called acceleration due to, इससे भी आप फेमिलियर हैं, acceleration due to gravity। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशनल फील्ड में आपका मूव कर रहा है तो उसकी ग्रेविटी फोर्स के कारण जो अर्थ या प्लेनेट उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो उसके वेलोसिटी में चेंज के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड विद द मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिव्स अस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यही आपका ग्रेविटी है, यही आपका वेट है, जो चाहे आप कह सकते हैं, एक ही बात है। आई थिंक ग्रेविटी इज क्लियर टू एवरीबॉडी व्हाट आई एम टेलिंग। ग्रेविटी फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही mg जिसको हम आज तक पढ़ते आए हैं, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में अपने इसके ऊपर जो फ्री बॉडी डायग्राम में mg दिखाते थे वही है ये। मतलब बस वो ग्रेविटेशनल चैप्टर में एक बार आ गया तो मैंने इसको एक बार अलग से डिस्कस कर लिया। बाकी ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप ऑलरेडी स्टडी करते ही रहते हैं, कर ही रहे हैं, डेफिनेटली इसमें कोई नई बात नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी ग्रेविटी। Now we discuss the acceleration due to gravity. अभी तक acceleration due to gravity इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं, और how it depends, on what factor it depends, that we will also discuss. Acceleration due to gravity. तो जैसा कि हम बार-बार ये बात पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट जब होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन काम करता है ऑब्जेक्ट पर, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी प्रॉपर्टी मानी गई है? प्लेनेट की प्रॉपर्टी मानी गई है। हर प्लेनेट का अपना एक क्या होता है? एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट उसके होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स लगाता है। तो सपोज मान लीजिए ये कोई प्लेनेट है, सपोज ये कोई भी आपका प्लेनेट है, और इस प्लेनेट की रेडियस क्या है? r है, और m क्या है? इसका मास। प्लेनेट का मास अपने क्या ले लिया? कैपिटल M, और प्लेनेट का जो रेडियस है वो हमने क्या ले लिया? r। अब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी सरफेस पर। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगी? इस प्लेनेट की ग्रेविटी फोर्स काम करेगी। तो अभी जो मैंने आपको बताया, ग्रेविटी फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल m मास, हमने स्मॉल m इसको मास ले लिया, कैपिटल M हमने थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, दैट इज mg, where g is the acceleration due to gravity. Okay, तो acceleration due to gravity definition आप चाहे तो लिख सकते हैं, the acceleration due to gravity is the acceleration produced in any object due to the gravitational attraction of the planet. प्लेनेट के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होती है, ये किसकी प्रॉपर्टी मानी गई है? ये ऑब्जेक्ट प्लेनेट की प्रॉपर्टी मानी गई है। ठीक है बच्चों, और अब अपन लिख सकते हैं द फोर्स ऑन स्मॉल m मास ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्लेनेट या ड्यू टू प्लेनेट, दैट विल बी g कैपिटल M स्मॉल m। अब ये हमें मान के चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास का, इट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट। तो प्लेनेट के सेंटर से उसकी डिस्टेंस काउंट करते हैं हमें ध्यान रखना। ग्रेविटेशन में जो भी डिस्टेंस होती है वो सेंटर से होगी। इसका पूरा मास, क्योंकि इस प्लेनेट का पूरा मास अपन इसके सेंटर ऑफ मास पे ले सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7th चैप्टर में।
तो प्लेनेट का पूरा मास सेंटर ऑफ मास के ले लेंगे जो कैपिटल है वो स्मॉल है, क्योंकि बीच की डिस्टेंस क्या होगी कैपिटल और वही एक तरह से देखा जाए तो रेडियस ऑफ प्लेनेट हो गई ना, तो यहाँ पे r स्क्वायर आ गया। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। एक ऑब्जेक्ट स्मॉल है मास का हमने लिया जो प्लेनेट की सरफेस पे ही रखा है, और इस प्लेनेट का पूरा मास अपन ने सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से इसके सेंटर पे सेंट्रलाइज मान लिया, तो दोनों मासेस की बीच की डिस्टेंस का दिख लिया आपको, दैट इज कैपिटल R। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, दोनों ही फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज़ अल्टीमेटली दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स की है, तो mg इक्वल्स टू वी कैन राइट gmn अपॉन r स्क्वायर, और यहां से हालांकि फॉर्मूला भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, मुझे याद है 9th की बुक में दे रखा होता है ये फॉर्मूला, आपको ग्रेविटेशन चैप्टर है वहां पे भी। तो इस तरह से हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का gm/r²। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये कि देखो बॉडी का मास तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, यहाँ हमने जब इक्वेट किया इन दोनों को, तो आप देख सकते हैं कि जो बॉडी का ऑब्जेक्ट का जो मास है वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे जो कैपिटल है हमारे फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज द मास ऑफ प्लेनेट मींस r इज द रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो इट मींस, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेनेट, because it depends only on the mass of the planet and radius of the planet। तो किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए क्या है, ये कांस्टेंट है, उस प्लेनेट के मास पे और उस प्लेनेट की रेडियस पे ये डिपेंड करता है। अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के मास कहीं पे भी नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, जो स्मॉल g का फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ग्रेविटी का, उसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है बच्चों। Mass of the object is not reflecting in anywhere। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आज से हम सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेनेट, जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है या रखा है। सेकंड थिंग, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास से इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी अर्थ की सरफेस पे जैसे हम 9.8 निकालते हैं, वो भी इसी फॉर्मूले से आता है। अर्थ का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग याद करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो इस gm/r² वाले फॉर्मूले से ही आता है। इसमें आप कैपिटल m अर्थ का मास ले लो और रेडियस ऑफ अर्थ ले लो, वैल्यू पुट कर लो, सोल्व कर लो, तो आपके पास 9.81 आ जाता है, ठीक है ना। तो वो भी इसी फॉर्मूले से आता है। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में सपोज मान लो कोई 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट आ रहा है, दोनों के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 रहेगी। Accident due to gravity does not depend on the mass of the object, it will only depend on the mass of the planet। I think it is clear। ये बातें आप राइट डाउन करते चलेंगे तो आपका अपना नोट्स हो जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, G does not depend on value of G, we can write also, does not depend on mass of object पहली बात है ना, it only depends on mass of planet, mass and radius of planet। ओके, अब जैसे मैं भी अर्थ की बात कर रहा था, वो भी मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। वैसे तो ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में किया हुआ है। अर्थ के लिए ये हो जाएगा G, अब यह मास ऑफ अर्थ एम ले लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ RE, एम मतलब मास ऑफ अर्थ, E लगा दिया तो E फॉर अर्थ ले रहे हैं अपन यहाँ पे सिंबल, दैट इज मास ऑफ अर्थ and this is mass radius of earth। ठीक है, और आप वैल्यू रख सकते हैं। अर्थ का जो रेडियस मास बताया गया है तकरीबन
6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम एस्टिमेट किया गया अप्रॉक्स, और अर्थ की रेडियस लगता है अप्रोक्सीमेटली 64 into 10 की पावर 5 मीटर मेजर की गई है। दोनों वैल्यू जी की वैल्यू आप जानते ही हैं, तब आप ये वैल्यू जब पुट करते हैं तो आपको तकरीबन 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलता है, जो आपका एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी होता है। और छोटी मोटी बातें हैं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं। आई थिंक इट इज द टाइम फॉर टेकिंग द स्नैपशॉट ऑफ योर अटेंडेंस। टुडे 23 students are present out of 35. 12 students are absent. Again, more students are absent here. सुधरते नहीं हैं बच्चे। So, for your attendance purpose, I can take the snapshot. So students, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास इज स्टिल गोइंग ऑन। अच्छा, तो दिस इज अबाउट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 23 स्टूडेंट्स आर देयर ऑन द क्लास, इन द क्लास। ये 23 स्टूडेंट्स, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नो डाउट? तन्मय मीना इज सेइंग यस सर। ये तो 27 का मैसेज है इसका। So स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला और यहाँ पर लेते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट की डेंसिटी के टर्म्स में बड़े फॉर्मूला बता सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, in terms of density of planet, acceleration due to gravity. So यदि मान लीजिए अपन स्फीयर मान लें, प्लेनेट को अपन स्फीयर माने कैपिटल आर रेडियस का। If the planet is considered as the sphere of capital R radius, then volume we can write 4/3 pi r cube. So let the density of planet material लीजिए। प्लेनेट के मटेरियल की जो डेंसिटी है वो अपन क्या मान लेते हैं, रो। रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ये वॉल्यूम का डालोगे तो आपको मिल जाएगा 3m/4 pi r क्यूब। ठीक है, और हमें तो एमक्यू वैल्यू पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे तो हमें एमक्यू वैल्यू निकालना चाहते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हमारा जो मास है वो हो जाएगा, ये वॉल्यूम रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/3 pi r क्यूब इनटू रो। अब ये एम आप याद रख लीजिए, जो हमारा फॉर्मूला था gm/r²। gm by capital M is the mass of planet, 4/3 pi r cube into rho। ये काश आपका देख बच जाता है ऊपर न्यूमरेटर में, तो we get 4/3 pi r rho g। So this is the acceleration due to gravity in terms of density। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी आ रही है, प्लेनेट की रेडियस भी आ रही है, डेंसिटी भी आ रही है, यूनिवर्सल और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को है क्या। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेनेट। जो प्लेनेट का डेंसिटी मटेरियल है उस पे भी आपका डिपेंड करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर बच्चों? आई थिंक सबको। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, किन किन बातों पे ये डिपेंड करती है ये अपन ने यहाँ पे आज डिस्कस किया है। अब
एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, दैट वी वांट टू नो। ऑन व्हाट फैक्टर्स दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स। तो स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन एल्टीट्यूड, हाइट, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट ही हो गया, एक ही बात है वो। एक डेप्थ पे डिपेंड करती है, मतलब हम अर्थ के अंदर डिगिंग करके माइनिंग करके जा रहे हैं तो भी जी चेंज होता है, स्मॉल जी। एक हम ऊपर जा रहे हैं माउंटेन्स पे तो भी स्मॉल जी चेंज होता है। एक अर्थ की शेप और साइज के कारण भी इसमें चेंज होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम ये कहते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आता है। तो अब हम एक फैक्टर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, हाइट वाला, क्योंकि वो इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी ही है, वैसे सारे इजी होंगे। तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ठीक है, हम क्या लेके चल रहे हैं बच्चों? अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द जी। स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फैक्टर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं? तो इसमें पहला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोल दो या हाइट बोल दो, बात एक ही है। मैं हमारी बात कर रहा हूँ, एल्टीट्यूड मतलब कितना ऊंचे जा रहे हैं, एल्टीट्यूड और हाइट एक ही बात है। सपोज मान लो कोई भी प्लेनेट है, या अर्थ ले लेते हैं जैसे अपन, कोई भी प्लेनेट है आर रेडियस का और उसका मास अपन यहाँ मान रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, ये इसकी सरफेस पर है। तो अभी अपन ने देखा कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो क्या आएगा, gm/r²। इसको अपन बोल देते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gs एट सरफेस। सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gs। अब अपन क्या ले जाते हैं, उसको एल्टीट्यूड पे ले जाते हैं। अब ये मेरा आपका प्लेनेट है, ये इसका कैपिटल है, मास सेंटर पे ले लिया अपन ने, यहाँ पे भी ले लिया था। अब इस ऑब्जेक्ट को आप सरफेस से ले गए h हाइट पे, तो अब ये ऑब्जेक्ट आपका सरफेस से किसी h हाइट पे आ गया है a पॉइंट। पहले वो सरफेस पे था तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी ले रहे थे, r। अब वो सरफेस से चला गया, सरफेस से h हाइट, तो बताइए सेंटर से कितना ले गया वो, सेंटर से कितना चला गया, r+h। आई थिंक यू कैन थिंक योरसेल्फ। मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से h हाइट पे ले गया, या प्लेनेट की सरफेस से ले गया, माउंटेन पे ले गया, जिस पहाड़ पे। तो अंबिका सिंह का आंसर आ रहा है यस, r+h। वेरी गुड। तो r+h क्या होगी, सेंटर से, तो इसमें डिस्टेंस चेंज हो गई, मास चेंज हो, अर्थ का मास तो वही रहेगा। तो यहाँ पे एट हाइट वी कैन राइट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट वी कैन राइट gm/r+h का होल स्क्वायर। समझ आ गई बात? जब हाइट को हो जाएगा तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस r+h होने के कारण अपन डिस्टेंस लिख देंगे r+h। अब अपन इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो gh/gs आपका आ जाएगा gm/r+h का होल स्क्वायर और इनटू r² आपका न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा, gm से gm कैंसिल हो जाएगा और gh gs, और यहाँ पे भी r² आप कॉमन ले लो तो ये बचेगा ब्रैकेट में 1+h/r का होल स्क्वायर। ये तो जानते होंगे आप लोग, इस तरह के छोटे मोटे मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आपको आनी चाहिए, मैथ्स के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये gs/1+h/r का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइट पे आप जब जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये चीज आपका ग्रेटर देन 1 होगा। अरे h/r जब 1 में जुड़ेगा तो ग्रेटर देन 1 जब 9.8 से डिवाइड होगा तो gh कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अपन ने क्या देखा कि आज जब अर्थ की सरफेस से कोई भी प्लेनेट की सरफेस से h हाइट पे जाते हैं तो h हाइट पे जाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसमें स्पेशल केस भी आता है, मेन फार्मूला तो यही है, हाइट पर यदि आप जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का। इसमें यदि हम मान लीजिए स्पेशल केस लेके चले कि जो हाइट पर जा रहे हैं, जितनी हाइट पर जा रहे हैं वो बहुत कम है। सपोज मान लीजिए 100 मीटर हाइट पे जा रहे हैं, 200 मीटर हाइट पे जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ।
यानी अपन यहाँ पर केस ले रहे हैं कि जो हाइट अपन ले रहे हैं दैट इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर्ड टू आर रेडियस ऑफ आर, तो दैट वी कैन राइट GS और इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस h अपॉन r का -2 पावर। और यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम मुझे पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है नहीं पढ़ी, क्योंकि आपकी 11th मैथ्स में आती है, मुझे याद है 11th की मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी है, तो आपके उससे अब एक फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। वहां से बाइनोमियल थ्योरम मतलब यदि मान लीजिए मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है 1 प्लस x की पावर -n और x इज वेरी लेस देन 1 ले रहे हैं, तो इसको अपन इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं 1 प्लस -nx प्लस लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। इशाद हुसैन का आंसर आ रहा है यस सर। तो इसका मतलब आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ ली है, तो इसका मतलब अब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अपन 1 प्लस h बाई r में h इज लेस देन r ले रहे हैं, तो ये बहुत कम हो गया, आप ये बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों। तो GS 1 माइनस 2h अपॉन r, और अपन यहाँ पे नेगेटिव हायर टर्म्स बहुत कम हो जाएगी, वो बहुत ही कम हो जाएगी, हायर टर्म्स को अपन क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो उसका वैल्यू इतना कम होगा कि वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी वैल्यू को, तो हायर टर्म्स को लेने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अपन ऑलरेडी h को लेस देन ले रहे हैं एज कंपेयर टू रेडियस। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको हमेशा काम नहीं लेना है, ये फॉर्मूला आपको जब भी काम लेना है जब आपको कहीं दिख रहा हो क्वेश्चन में कि h इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ r। जैसे आज की रेडियस है 6400 किलोमीटर, अब आपको जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि the object is raised to the height of suppose 100 meter, 200 meter or 500 meter, then you can use this formula. But suppose you see a question in which it is written that the object is brought at the height of 1000 km from the surface of earth. किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊंचा ले जाया गया, सपोज इमेजिनरी क्वेश्चन बना दिया अपन ने, 1000 किलोमीटर हाइट पे ले जाया गया, तो फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो वाला ये लगा, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। मतलब h का हाइट यदि बहुत ज्यादा है, h मतलब अर्थ के रेडियस से कंपैरिजन में उसको नेगलेक्ट नहीं मान सकते आप, देन यू शुड यूज दिस। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला, दिस इज नॉट द मेन फॉर्मूला, दिस इज द स्पेशल कंडीशन ओनली दैट हाइट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ, देन ओनली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने क्या देखा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊपर ले जाते हैं h हाइट पे, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक फैक्टर और आता है इसमें डेप्थ, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखो क्या और इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे, स्कूल आने का क्या रहता है।